बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपने देख लिया शायद खान भाई साहब क्या कह रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस के अंदर तीसरी तरमीम यानी 25 दिनों के अंदर ये तीसरी तरमीम आ गई और हुकूमत ले आई। इसका जिक्र कुछ हमने किया था गुज़िश्ता रोज, लेकिन जरा तफसील से आज बात हो जाए कि क्या मुद्दा है इसके अंदर, असल मसला क्या है। अब इस तीसरी तरमीम के अंदर यह कहा जा रहा है कि कुछ एक्सप्लेनेशन दी गई है, वजाहत दी गई है, मजीद क्लैरिटी दी गई है उस सेकेंड अमेंडमेंट को जो कि नैब के कानून के अंदर लाई गई थी। याद रहे कि इस तीसरी अमेंडमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी तब्दीली यह है कि जो चेयरमैन नैब है उनकी बरतरफी का इख्तियार अब सदर पाकिस्तान को होगा। अब कहने वाले तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के कानून और ख़ासतौर पर आइन के मुताबिक जो सदर पाकिस्तान का ओहदा है वो पार्टिजन नहीं होता, बड़ा इंडिपेंडेंट किस्म का ओहदा है और सदर पाकिस्तान के पास अगर ये इख्तियार उन्हें दिया गया है एक कानून के ज़रिए तो वो इसे बड़ा इम्पार्शली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये भी हमारे मुल्क का ही खासा है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, जो सदर मुख्तलिफ सदूर होते हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर, वो किसी ना किसी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में अगर ममनून हुसैन साहब थे तो वो भी एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते थे, बेशक वो एक मनसब ऐसा था। आज जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान हैं तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता। हुकूमत ने ये तरमीम क्यों की है और हुकूमत क्यों चाहती है कि जहां पर उन्हें अपॉइंट करने का इख्तियार भी सेकंड अमेंडमेंट के तहत अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से इख्तियार क्यों लिया गया। साथ ही साथ हुकूमत ने इस बात को भी इंश्योर किया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात चल रहे थे खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब और मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, वो वैसे ही चलते रहेंगे 6 अक्टूबर से पहले, और 6 अक्टूबर के बाद जो मामलात हैं उनकी नौयत मुख्तलिफ हो जाएगी। याद रहे इसके अंदर कुछ और डिटेल्स भी हैं, उस पर भी बात करेंगे। एक और बहुत अहम मुद्दा है और वो है इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के ताल्लुकात का। ये कोई ताल्लुक ऐसा नहीं है जो किसी कागज़ के ऊपर है, ये ताल्लुक ऐसा है जिसका एक वर्किंग रिलेशनशिप है और इदारों का एहतराम किया जाता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमेशा ये कहते हैं कि उनकी हुकूमत इदारों का एहतराम करती है। लेकिन इस मामले पर क्या हो रहा है, जहां 2 वफाकी वुज़रा को नोटिस इशू किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और वो नोटिस ये नहीं है कि किसी बात की वजाहत कर दीजिए, वो नोटिस ये है कि आपने इलेक्शन कमीशन पर कुछ इल्ज़ामात लगाए हैं, उनका जवाब दे दीजिए। अब काबीना के अंदर जो आज फैसला हुआ है या इससे पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से या हुकूमत की जानिब से जो मौक़िफ़ रखा गया है वो काफ़ी एग्रेसिव रहा है। अब काबीना ने अगर ये फैसला किया या वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया कि जब भी फवाद चौधरी साहब या आज़म सवाती साहब तशरीफ़ ले जाएं इलेक्शन कमीशन के सामने उन नोटिस की मद में, तो उनके साथ काबीना के बाकी मेंबर्स भी जाएं। आप इसे सियासी लड़ाई बनाना चाह रहे हैं। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और कलअदम तहरीक के साथ जो मुआहदा हुआ है उस पर भी बात करने से मना किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपने वुज़रा को। लेकिन जहाँ ये हो रहा है वहाँ कुछ ऐसी बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहदेदार कर रहे हैं जिनसे सवाल उठता है कि पाकिस्तान की सियासत, मौजूदा हुकूमत की सियासत आने वाले वक्त में कैसी होगी। अपने मेहमानों का तारुफ करवाते हैं। फारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन के, बहुत शुक्रिया आपका फारूक साहब। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका। मोहसिन शाहनवाज राना साहब MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाहौर से। उनका वीडियो लिंक भी हमें कुछ देर में मिल जाएगा। राजा साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन फारूक साहब, सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये जो नैब ऑर्डिनेंस के अंदर चलें सेकंड अमेंडमेंट लाया आपने, बड़ी अच्छी तरमीम की, उनकी तारीफ भी की कि ठीक है कुछ तरमीम बहुत अच्छी हुई हैं, क्लैरिटी आई है, वजाहत आई है। अब आपने एक तीसरी अमेंडमेंट कर दी 25 दिनों के अंदर। चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट की बात तो चले समझ आती है, आपने कहा जी कि हमने वो एक जो कन्फ्यूजन हो जाती थी, डेडलॉक हो जाता था, उसे हमने ख़त्म किया है और अपॉइंटमेंट का इख्तियार हमने प्रेसिडेंट को दिया कि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस से मुशावरत के तहत करेंगे। उनकी बरतरफी का इख्तियार भी जब आप एक पार्टिजन, एक पार्टी पॉलिटिकल सदर को देते हैं जो कि इस मुल्क में मौजूद हैं जनाब आरिफ अलवी साहब की शक्ल में, तो आप नैब के इदारे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं या उस चेयरमैन नैब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो कितने इंडिपेंडेंट होंगे? लेकिन पहली बुनियादी चीज़ तो ये है कि थोड़ा आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर लें। अच्छा, मैं करूँ कि आप कहते हैं जी जो सदर होते हैं मुल्क के वो पार्टीजन होते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर चलें आपके नज़दीक होते होंगे,
आरिफ अलवी साहब पीटीआई का ऐसा नहीं है जी या तो कह दें नहीं है ना। अभी मौजूदा तौर के ऊपर जो मुल्क के वो सदर हैं और मैं समझता हूँ कि हेड ऑफ द स्टेट हैं, बिल्कुल हैं, और उनकी एक आइनी हैसियत है, बिल्कुल है, और वो ड्यू प्रोसेस से आए हैं, बिल्कुल ठीक। वो मैंने तो उस पर कोई इतराज़ नहीं किया। वो किसी प्राइम मिनिस्टर के नोटिफिकेशन से अपॉइंट नहीं हुए, काबीना के नोटिफिकेशन से अपॉइंट नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है। वो थ्रू प्रॉपर एक प्रोसेस है। आप पार्लिमान से जो है वो इंतखाब होता है, पूरी पार्लिमान उसके अंदर वोटिंग करती है, चाहे वो हुकूमती बेंचेस हों चाहे वो अपोजिशन के बेंचेस हों, वो एक प्रोसेस से आए हैं। अब वो हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनकी वजह पहचान क्या है, उनकी निस्बत क्या है, सुन तो लेना। लिहाजा मुझे इस बात से शदीद इख्तलाफ है कि आप हमारे हेड ऑफ द स्टेट को आप हमारे हेड ऑफ द स्टेट को बैठ के जो है वो पार्टीजन कहें। आपका एतराज सर आंखों पर, लेकिन मैं तो फैक्ट बयान कर रहा हूं कि आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। देखें, सुन ले, वो एमएनए रहे पाकिस्तान तहरीक रहे ना, रहे अब भी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, नहीं है? नहीं, देखें, रहना या नॉमिनी होना, उसके बाद अब उनका जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो चेंज हो चुका है। अच्छा, आप उसको जरा समझ लेना, एक आईनी करदार है। ठीक है भाईजान, तुसी कर लो। सुन लेना मुनीफ साहब, बात ये है, आप तो एक जिद लेके बैठ गए ना। मैं जिद नहीं लगा, मैंने तो करदार के बारे में बात कर रहा हूं। ममनून हुसैन साहब, अल्लाह ताला गरीके रहमत करे, जब वो थे वो भी पार्टी पॉलिटिकल शख्सियत थे, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक था, नोबडी कैन डिनाई दैट। सर सुन लेना, देखें, बात ये है कि जब आप एक हेड ऑफ द स्टेट हो जाते हैं, बिल्कुल ठीक है, फिर आपकी एक आईनी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर आप बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी आईनी रोल के मुताबिक बैठ के वहाँ पर सर अंजाम दे रहे होते हैं। मुझे ना ममनून हुसैन से इख्तलाफ है, वो तो दुनिया से चले गए, अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए। जितने भी पाकिस्तान के जो है वो सदर रहे हैं, जो उनकी आईनी पोजीशन है, उस आईनी पोजीशन का एहतराम हम सबको करना चाहिए, बुनियादी तौर पे बड़ा क्लियर पॉइंट। बिल्कुल ठीक। जहाँ तक रह गई बात, आपने कहा कि जो उन्हें इख्तियार क्यों दिया, आपने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस आया। अब नैब ऑर्डिनेंस आया, जो हमारी कानूनी टीम है उन्होंने अपनी सोच और फहम के मुताबिक जो है वो नैब ऑर्डिनेंस को ले आए हैं, और ऑर्डिनेंस भी जो है वो एक कानून साजी का एक वे आउट है, लेकिन अल्टीमेटली उसने भी पार्लियामेंट में आना है। ठीक है। अब किसी और के पास, शायद खाकान अब्बासी साहब के पास या किसी भी जो पार्लिमान का हिस्सा है उसके पास इससे को बेहतर तजवीज़ है, बेहतर राय है, वो पार्लिमान में ले आए। हम ओपन टू डिस्कशन हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ कोई ऐसा पॉइंट जो है वो बाकी रह नहीं जाता। बाकी इन्होंने क्लैरिफिकेशंस की हैं। अब आसिफ अली जरदारी साहब अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो पहुंच जा रहे थे कि जनाब मेरे पे तो अब जो है वो नया कानून आ गया, मेरे पे तो आपने जरा क्लैरिटी दे दिया कि 6 अक्टूबर तक जो चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग, 6 अक्टूबर तो चलो है ही है, लेकिन उसके अलावा ये भी एक तासुर लिया जा रहा था कि पता नहीं मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो नैब के मामले से निकल गई। हालांकि वो जो आमला का आपका एक्ट है 2010 का, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि नैब ही जो है इस हवाले से मामलात को जो है वो देखेगा। ठीक है। इसके अलावा जो मामला है वो है चीटिंग एट पब्लिक लार्ज जो मामलात हैं, जिसमें अब बड़े पैमाने पे जो फ्रॉड होते थे, हाउसिंग सोसाइटीज, और वो तमाम चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई हो गई। बेल मैटर का जो अमाउंट है वो अदालत डिसाइड करेगी। जो आपकी वीडियो एविडेंस है उस हवाले से कंफ्यूजन थी। भाईजान वो हो गया। मुझे ये बताएं, सदर मुमलिकत को ये इख्तियार क्यों दिया गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से लेकर कि वो बरतरफी कर सकते हैं, देखें चेयरमैन नैब? देखें, जो तो मेरे इल्म में है, मैं कोई कानूनदान तो हूँ नहीं, ना मैं उस वक्त जब ये बना रहे, इंटेंट तो पता लग जाती है ना, आप माशाल्लाह हुकूमत का हिस्सा हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ना मैं उस वक्त मौजूद था वहाँ पर, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर इसमें जो प्रोसेस है, जब भी आपने किसी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी है, उस हवाले से जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक प्रोसेस को जो है वो फॉलो किया जाता है। ठीक है। उसी प्रोसेस को जो है वो इस मौका के ऊपर भी रखा गया है, और लेटर ऑन हो सकता है इस स्टेज के ऊपर, इस मामले के ऊपर जब ये मामला पार्लियामान में आए, इसके ऊपर फर्दर डिबेट हो और उसके ऊपर मजीद चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। अच्छा, यानी कि आप ये कहते हैं कि एक तो बात जो आपने फरमाई कि जी आरिफ अलवी साहब इज़्ज़त माब सदर पाकिस्तान बिल्कुल ही पार्टी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है, आपका हुक्म है, ठीक है, सर आंखों पे। मैं बैसियत एक कॉमन पाकिस्तानी, मैं इस पे कुछ सवाल थे, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं ना होते। अच्छा, नहीं होते, बिल्कुल ठीक नहीं है, पर पता नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत से उन्होंने इस्तीफा देकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, ये मुझे मेरे ख्याल में, आप बताएं। देखें, मेरे ख्याल में जब आप हेड ऑफ द स्टेट बन जाते हैं ना, ठीक है, तो फिर आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो फिर आपकी पार्टी इंटरेस्ट से जो है वो फिर मुबर्रा होती हैं। फिर आप अपने आप को हेड ऑफ द स्टेट, मतलब आप ये कहते हैं उनकी कोई किसी किस्म की
सिंपथी, कोई कनेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है और वो इंडिपेंडेंट शख्सियत है। एक आईनी रोल है उनका, बिल्कुल आईनी रोल है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब आईनी रोल है उनका। और दूसरी बात यह है कि प्रोसेस वही है, अगर देखा जाए तरमीम के तहत, कि ग्राउंड्स वही होंगी बरतरफी की, लेकिन मौजूदा चेयरमैन नैब जनाब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब, उनके हवाले से जो एक कंट्रोवर्सी रही है कि जी उन पर एक सर पर तलवार लटकाई हुई है इस हुकूमत ने, उनको कंटिन्यू भी करवा रहे हैं, लेकिन अब एक जो उनका इख्तियार है उन्हें बरतरफी का, वो भी सदर पाकिस्तान को है। सदर पाकिस्तान की जो एफिलिएशन है वो एक सियासी जमात के साथ रही है। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी वो अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं और वो ही वर्क्स इन आइसोलेशन कंप्लीटली, ही हैज डिस्टेंस हिमसेल्फ टू पीटीआई। सो क्या फ़र्क हुआ इसके अंदर? देखिए, उनकी आरिफ अलवी साहब की पिछली तकरीर उठाकर देख लें जो उन्होंने कौमी असम्बली में जॉइंट सेशन से की, और जो साल में एक दफ़ा सदर मुमलिकत को करनी पड़ती है, और उस तकरीर में उन्होंने कहा कि दुनिया जो है वो इमरान खान साहब की मुरीद हो जाए। हाँ, आपको याद होगा। तो मेरे भाई अभी ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हम वो तो हमसे बहुत दूर जा चुके हैं। इसी तरह स्पीकर नेशनल असम्बली का एक ओहदा है, वो भी इम्पार्शल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं होता। और लेकिन आप देखिए कि पिछले 3 सालों में कि किस तरीके से उन्होंने स्पीकर का ऑफिस अपना चलाया है, उसमें भी वो इम्पार्शल नहीं रहे। यही हाल डिप्टी स्पीकर साहब का भी रहा। गुजारिश ये कि हमारे यहाँ आज तक जो एंटी करप्शन जो इदारा है नैब, या वैसे ही एंटी करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है करप्शन का सदेबाब करने के लिए, वो टेक ऑफ ही नहीं कर सका। वो टेक ऑफ इस वजह से नहीं कर सका कि जो शख्स भी आता है उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते हैं, और फिर हमारे यहाँ एहतसाब का प्रोसेस भी वो लॉपसाइडेड है कि एक तरफ उसका झुकाव हो जाता है, जो हुकूमत में होते हैं वो बचते रहते हैं और अपोजिशन की बारी लगी होती है। फिर वही अपोजिशन जब हुकूमत में आती है तो फिर जो हुकूमत में बैठे होते हैं, जब वो अपोजिशन में आ जाते हैं तो उनकी बारी लग जाती है। तो अगर तो हम वाकई सीरियस हैं इस मुल्क में, और पीटीआई का तो बहुत बड़ा ये नारा था करप्शन के खिलाफ जिहाद का, तो फिर इन्हें तो यही कोशिश करनी चाहिए थी कि इस इदारे का सरबराह ऐसा शख्स होता कि जिस पर कोई उंगली ना उठा सकता, और प्रोसेस सारा ऐसा होता कि जिसके ऊपर कोई बात ना कर सकता, कोई चीख चला ना सकता कि जी कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। ठीक है। अब इन्होंने चेयरमैन नैब जो पहले ही उनके पिछले जो ये 3.5-4 साल गुजरे हैं, उसके अंदर जो उनकी जो पावर्स का इस्तेमाल है, डिस्क्रेशनरी पावर्स का इस्तेमाल, उसका वाज़िया झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है। तो इन्हें तो यही कोशिश करनी चाहिए थी कि एक बेहतर आदमी होते वहां पर, इम्पार्शल आदमी होते, और अब उन्होंने उनकी तमाम जो जान है वो सदर मुमलिकत के हाथ में दे दी है कि जो थोड़ी बहुत अगर वो वहां पर कोई शायद सरगोशी में ही कह सकते थे कि जनाब बस बहुत हो गई है, जरा काम इंडिपेंडेंटली भी करने दें, तो उनको वो कहने से भी महरूम कर दिया। आपका क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जो फ़ारूक हबीब साहब की जमात है वो जब उन्होंने ये एक ऑर्डिनेंस के तहत ये इख्तियार बरतरफी का चेयरमैन नैब की का प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है, तो क्या वो ये तासुर दुरुस्त है कि उनके सर पे तलवार लटका रहे हैं? दो चीजें मुनीब भाई इन्होंने की। पहली चीज ये कि नैब लॉ का स्पिरिट ये था कि जो भी चेयरमैन नैब अपॉइंट होगा उसको अगली टर्म नहीं दी जाएगी, इसलिए कि अगर आप अगली टर्म की गुंजाइश रख देंगे तो जो चेयरमैन नैब है वो हुकूमत के मरहूने मिन्नत हो जाएगा। उसके अंदर शायद ये लालच पैदा हो, ये ख्वाहिश पैदा हो कि मुझे एक टर्म और चाहिए, तो वो हुकूमत की बात मानना शुरू हो जाए। तो इसीलिए कानून के अंदर ये रखा गया कि किसी भी सूरत में उसको एक ही टर्म मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलेगी। इन्होंने वो भी चेंज किया। फिर इन्होंने दूसरी चीज ये की कि इन्होंने सदर मुमलिकत को इख्तियार कर दिया कि जब मर्जी चाहे उसको नौकरी से निकाल। बट एक काम इन्होंने तो फिर उन्होंने तो करना वही है जो वजीर आजम इमरान खान साहब वैसे पिछले 3-3.5 साल से जो करवा रहे थे, अब फिर उन्होंने वही करना। अच्छा, मोहसिन शाह नवाज राणे साहब हमारे साथ आ गए हैं। खोखर साहब की तरह आप भी कानूनदार हैं, बैरिस्टर हैं। राणे साहब, सबसे पहले तो देखिए हुकूमत ने यह किया है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात थे, केसेस चल रहे थे, आपकी क़यादत खुश ना हो जाए और बरियत की दरखास्तें ना देनी शुरू कर दे, तो दे हैव टेकन केयर ऑफ दैट। उन्होंने 6 अक्टूबर से पहले जितनी भी मामला के तहत यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जितनी भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, केसेस, ट्रायल्स, इन्वेस्टिगेशन, वो ऐसे ही चलेंगे। तो एक तो उन्होंने आपकी खुशी पर यकीनी तौर पर पानी फेर दिया है। लेकिन दूसरी बात मुझे ये बताइए कि जो चेयरमैन नैब की बरतरफी का इख्तियार दिया गया है सदर मुमलिकत को, जो जनाब फ़ारूक हबीब साहब के मुताबिक नहायत ही इंडिपेंडेंट शख्सियत है, उनका एक आईनी रोल है जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना मैं, ना आप, ना खोखर साहब। क्या जो सदर पाकिस्तान है वो इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे अगर वो बरतरफी करना चाहेंगे किसी भी चेयरमैन नैब की, या उनके ऊपर गवर्नमेंट का दबाव होगा? देखिए मुनीब साहब,
जो सबसे बुनियादी बात है वो ये देखना पड़ेगा कि जो आर्टिकल 89 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 89 में जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसकी होती है ऑर्डिनेंस की, वो 120 दिन की होती है। 120 ये 240 दिन एक उम्र होती है ऑर्डिनेंस की, अगर उसको असेंबली से पास ना करवाया जाए। बिल्कुल। तो पहली तो बात यह है कि अभी इसके ऊपर इसको पार्लियामेंट में आना है और फिर पार्लियामेंट में रूल्स के तहत इस ऑर्डिनेंस को हमारे पास इख्तियार होता है कि पार्लियामेंट के बीच में इसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये भी रूल्स के बीच में इसकी एक रेमेडी जो है मौजूद है। लेकिन अब जाहिर है वहाँ पे नंबर गेम का सवाल उठता है, तो ये चीज़ें जो हैं ये सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगी। लेकिन उससे पहले जो दूसरी ऑप्शन हमारे सामने है कि जो आपने सवाल किए हैं, पहली बात तो आपने क्रिमिनलिटी की है। तो अब ये एक जो कानून का एक बुनियादी जो प्रिंसिपल होता है कॉन्स्टिट्यूशन का या लॉ का, वो ये होता है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए सब तबकात के लिए। अगर उसके बीच में ये चीज़ आ रही हो कि आप एक मखसूस टाइम के बीच में रहते हुए लोगों को बेनिफिट देना चाहें, जबकि जो असल ऑर्डिनेंस है उसकी जो क्रिमिनलिटी है, जो असल कानून है वो 1985 से उसका इतलाक हो रहा है, शुरू हो रहा है उसका 1985 से, और फिर आगे से जब भी एक्सटेंशन हुई हैं तो वो क्रिमिनलिटी उसी से लिंक करते हैं। तो यहाँ पे अब इसको जो एक इफेक्ट देना चाह रहे हैं, मेरी समझ से अभी ये चीज़ बालातर है कि उसको किस तरीके से ये आगे से उसका तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे अगर कहीं पे कोई इसको अदालत में ले गया, कि अगर आप उसके बीच में कुछ लोग जो है उस कानून से फ़ायदा उठा सकेंगे, कुछ लोग उस कानून से नहीं फ़ायदा उठा सकेंगे। जो हुकूमत के इस मौजूदा हुकूमत के टेन्योर में जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं, चाहे वहाँ पे भी पब्लिक मनी इन्वॉल्व है, वो इससे बेनिफिट नहीं ले सकेंगे। और जो माजी में जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात लगे हैं, जो माजी में जिन पे लगे हैं वो नहीं ले सकेंगे, और हालिया जो है वो ले सकेंगे। तो ये एक अजीब सी सूरत हाल बन जाएगी पहली। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक आपने सदर पाकिस्तान की बात की, वहाँ वो आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सदर पाकिस्तान का ताल्लुक एक सियासी जमात से है, और इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक व शुबात नहीं है कि वो पीटीआई की मीटिंग्स भी अटेंड करते हैं, तहरीक इंसाफ के बाकी मीटिंग्स में भी वो हिस्सा होते हैं, इनकी मुशावरत जो होती है मामलात की उसमें भी हिस्सा होते हैं। जो सदर का एक रोल है, जहाँ पर हमने कई दफ़ा देखने में सामने आया, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का मामला था, तो उस वक्त भी जिस तरीके से सदर साहब ने पार्लियामेंट को बाईपास हुआ और फिर नोटिफिकेशन जारी किया गया, वो तो मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को थोड़ा सा मतलब नहीं फैसले को उस तरफ लेकर गए कि सदर पाकिस्तान ने अगर एक आइन में चीज़ मौजूद है तो उसके ऊपर किस तरह उनको अमल करना चाहिए था, और आइन की खिलाफ वर्जी में क्या लाइबिलिटीज बन सकती हैं। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उस तरफ रोशनी नहीं डाली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दूसरी तरफ चला गया। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो सदर पाकिस्तान के जो रोल को, उनके किरदार को मुतनाज़ा करती जा रही हैं। और इस असना में नहीं, बट फारूक साहब का आर्गुमेंट ये है, राजा साहब, फारूक साहब का आर्गुमेंट ये है कि आप सदर पाकिस्तान को मुतनाज़ा ना कीजिए, वो एक काबिल एहतराम और इंडिपेंडेंट शख्सियत है, उनका अब पार्टी के सियासी मामलात या हुकूमत के मामलात से ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना जो काम है वो करेंगे। थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आइन के, अब हम सब, मैं खुद को तालिब इल्म, हम कहते हैं जी हम कानून के तालिब इल्म हैं, आप भी जानते हैं, खोकर साहब भी जानते हैं कि आर्टिकल 48 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एक्सेप्शन ये हैं कि अगर कोई आइनी मामले के अंदर उन्हें कोई अगर डिस्क्रेशन इख्तियार है, तो यहाँ नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जब उन्हें इख्तियार दिया गया है कि वो चेयरमैन नैब की बरतरफी कर सकते हैं, तो क्या यहाँ पर भी वो आपकी नज़दीक, आपकी समझ में, क्या वो इस बात पर डिपेंडेंट होंगे कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस माने या वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे? देखिए, बिल्कुल आपने बड़ी एक अहम बात की है कि वो, अगर वो, बिल्कुल आपने सही कहा, आपने तो बात मुकम्मल कर दी है कि अगर वो हुकूमत की बात के पाबंद हैं, जो हुकूमत की तरफ से एडवाइस जाती है उसके वो पाबंद रहेंगे, एक तरफ वो हो रहा है, दूसरी तरफ आप सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार दे रहे हैं कि वो जो है वो बरतरफ कर सकेंगे या वो फैसला करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से। तो ये एक, मैं समझता हूँ ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई जिससे सब कुछ आया हो गया है कि सदर पाकिस्तान को ये इख्तियार देना इसी तरह है जिस तरह अपने किसी काबीना में बैठे हुए वजीर को देना है।
ठीक है। ये सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो हैं, इनसे हमने माजी में भी कई दफ़ा इन मामलात के ऊपर हमने इश्यूज रेज किए हैं। जितने भी सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जा रहे हैं, जो माजी में भी हुए, वो सारे सदारती ऑर्डिनेंस जो है उन पे दस्तखत। बट गवर्नमेंट का ये आर्गुमेंट है कि ये तो ऑर्डिनेंस है, पार्लियामेंट के अंदर आएगा, बहस हो सकती है। मैं लेट मी ब्रिंग इट बैक टू द स्टूडियो। फारूक साहब, एक बात है, इसका ताल्लुक यानी कि चेयरमैन नैब की बरतरफी का इसका ताल्लुक नहीं है नैब के ऑपरेशन से, या इंक्वायरी कैसे होगी, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को हुकूमत ने सियासी कर दिया। अगर ये ना भी करते और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास ही इख्तियार रहता बरतरफी का, तो क्या फर्क पड़ जाना? लेकिन बात सीधी सी है, मामला ये है कि आप नैब का चेयरमैन जो है वो फरिश्ता भी ला के लगा देना, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है, जिनके ऊपर 7-7 अरब रुपए के टीटीओ के केसेस हैं, जिनके ऊपर 25-25 अरब रुपए की जाली अकाउंटों में FIA तहकीकात कर रहा हो, जिनकी सिंध के अंदर एक शुगर मिल हो ओमनी की, आसिफ अली जरदारी साहब का साया उनके ऊपर आ जाए तो 11 शुगर मिले हो जाएं, पापड़ वाले फलूदे वाले के अकाउंट्स निकल आएँ, आपको फरिश्ता भी ला के बिठा दें, आप कोई ऐसा कानून भी ले आए जिसके ऊपर किसी को पूरी दुनिया, पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में कोई एतराज़ ना हो, उसके ऊपर फिर भी पीपल्स पार्टी एतराज़ करेगी, उसके ऊपर फिर भी नून लीग जो है वो एतराज़ करेगी, और हर उस कानून के ऊपर एतराज़ होगा जो कानून जो है वो इनके लिए किसी सूरत जो है वो फ़ायदामंद नहीं है। अच्छा, आज मुझे वैसे बड़ी खुशी हो रही थी कि नैब को लेके और एहतसाब को लेके बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, बड़ा अच्छा जो है वो जिक्र हो रहा है, और बड़ी स्पिरिट की बातें हो रही हैं। काश ये स्पिरिट जो फैटफ का मामला था, जिसमें फारूक एच नाइक और शाहिद खाकान अब्बासी, नून लीग के ये सब लोग, ये 34 चिक्कें लेकर आए थे। इनको 6 अक्टूबर वाला बड़ा याद आ रहा है। इन्होंने कहा था कि 1999 से पिछले जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर मिट्टी डाल दें, उनको दफन कर दें, उस पर बात नहीं होगी। 5 साल बाद जिसको सजा हुई होगी वो उसके बाद करप्ट तस्वुर नहीं होगा, दोबारा हल हो जाएगा। 1 अरब से नीचे की करप्शन को ये करप्शन ही नहीं समझते, छोटी मोटी समझते हैं। ये तो समझते हैं कि भाई ये जाते जाते तो ये एतराज तो आप पर है, आपके लिए आप भी अपने आप को खुद को NRO दे रहे हैं, अपनी मर्जी का चेयरमैन नैब खुद कंटिन्यू करा रहे हैं, बरतरफी का इख्तियार अपने पास रख रहे हैं। ये पायन तुसी भी वही कर रहे हो ना मुनीर साहब, ये तो इल्जामात है ना यार, खुदा ये ऑर्डिनेंस है, सुन तो लेना। देखें, फिर मैं आपको कहूंगा, ये फिर आपका पर्सनल व्यू हो सकता है, आपका पर्सनल है। देखें, ये आपका पर्सनल व्यू है, आपका चीजों को देखने का अंदाज हो सकता है। गुजारिश, हुकूमत का भी एक अंदाज होता है, आप क्यों नहीं समझ रहे? नहीं, हमारे भाई फरूक हबीब साहब और हुकूमत के अंदाज से आपको एग्री करना पड़ेगा। आप हुकूमत के सामने नहीं कह सकते कि मैं तसल्ली से आपकी बातें सुनी है। नहीं, मैं तो ऐसी अजरा मजाक पानी शानी पीना थोड़ा जा, मैंने गाल करने का मौका मिल जाए। बैठे हुए भाई मेरे, आप इतने सीरियस होकर जवाब दे रहे हैं, मुझे बात करने का मौका मिल जाएगा। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये अर्ज, लेकिन डिसएग्री नहीं करना। देखें, मैं आपको अर्ज ये करना चाहता हूँ कि जो आप नैब के कवानीन के ऊपर बात करें, आप चेयरमैन नैब की बात करें, ये चेयरमैन नैब पीपल्स पार्टी नून लीग ने इन्होंने मिलके कंसेंसस से लगाया हुआ है। अब उन्हें कंटिन्यू इनके ऊपर क्यों एतराज है? नहीं, हम कंटिन्यू नहीं करा रहे। एक मिनट, मैं सिर्फ एक हम पॉइंट कंटिन्यू नहीं करा रहे। देखें, एक मिनट, आज मुशाक सुन लेना खोखर साहब, कानून में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। जी, आपका सदर ने प्रोसेस इनिशिएट करना है, और ये को हमने नए ऑर्डिनेंस नहीं दिया, पहले भी प्रेसिडेंट ही इनिशिएट करते थे। पहला ऑर्डिनेंस भी आप पढ़ें अगर, जी, प्रेसिडेंट ने प्रोसेस इनिशिएट करना है। अगर डेडलॉक क्रिएट होता है, मामला पार्लियामान में चले जाना है, वहां पर लोग आ जाएंगे। ये तो सिर्फ एक नैब के अंदर कंटिन्यूटी को रखने के लिए एक कानून को वाजे किया गया है। इसमें तो आपको खुश होना चाहिए। इनिशिएट किया, ये ऑपोजिशन बैठी है, वो राजा साहब बैठे हैं, कितने नाम उन्होंने आपको दे दिए, कितने नाम आपने भेज दिए, वो प्रोसेस कहां पहुंचा है? मुझे देखें, प्रोसेस कहां पहुंचेगा, प्रोसेस जैसे ही इनिशिएट होगा भाईजान, वो चेयरमैन नैब पता नहीं किस तारीख से फारिग हुए हैं, कंटिन्यू आप उन्हें करा रहे हैं। हु हैज टू इनिशिएट द प्रोसेस? द गवर्नमेंट। ये पिछले माह ही जो होना था ना, उन्हें अक्टूबर के अंदर ही फारिग होना था ना, उसके भाई आपने करवाना है। सुन ले उसके ऊपर 8 अक्टूबर से आज देखें यार 2 नवंबर है, उसके ऊपर जो है वो प्रोसेस प्रेसिडेंट साहब ने जो है वो इनिशिएट करना है। और मेरे ख्याल में कुछ शायद लेटर उन्होंने लिखा भी होगा, नहीं लिखा होगा तो जल्द लिख दें। हम आपके प्रोग्राम से उनकी जिम्मेदारी है, उसको वो पूरा करें। प्राइम मिनिस्टर को भी लिख दें, मैं तो स्टेट ऑपोजिशन लीडर को भी लिख दें, से पूछ रहा हूं, उनको नहीं पता। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल, वो कहते रहे। मैं तो कह रहा हूं इस कानून के अंदर जो लिखा हुआ है ना, उससे बड़े सवाल है। शहबाज शरीफ साहब तो बहुत कुछ कहते हैं,
अब हम उनकी हर बात से जो है वो इत्तेफाक कर लें, अच्छा, उनसे चलिए, आप इत्तेफाक बात तो करें। मरियम सफदर नहीं करती, तो हम कैसे कर लें? अच्छा चलिए गोविंद साहब, आप यू कैन मेक अ पॉइंट। मैं सिर्फ एक नुक्ता बयान करना चाहता था जी, कॉन्वर्सेशन में उसका भी जिक्र, आप वकील हैं, मोहसिन भाई भी और फारूक भाई भी काफ़ी समझते हैं चीज़ों को, कि जो 18th अमेंडमेंट का जो के बाद की जो हमारी सूरत हाल, उसमें जो स्पिरिट था वो ये था कि प्रेसिडेंट को इंडिपेंडेंटली उनकी जो पावर्स है वो सारी सब्जेक्ट टू द विल ऑफ द पीपल हो जाए, ऐसे ठीक। और वो सिर्फ एडवाइस पे, तो यानी कि जितनी तमाम पावर्स उस ऑफिस के अंदर वेस्टेड थी वो वॉलंटरली जरदारी साहब ने सरेंडर की टू द पार्लियामेंट। ठीक है। अब हमारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम ऑफ थिंग्स है उसके अंदर मेरे ख्याल से गालिबन प्रेसिडेंट साहब के पास सिर्फ पार्डन्स और रिप्रीव्स देने की पावर रह गई है, बाकी टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो ये दोबारा से जब प्रेसिडेंट के ऑफिस के अंदर और वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए एक पावर वेस्ट कर रहे हैं टू हायर एंड फायर, तो टू एटलीस्ट फायर, तो वो मेरे ख्याल से वो एक नफी करती है उस तमाम सोच की जिसकी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, जो हमारी लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स हैं मिसकंडक्ट के, और वो ठीक उसमें है, grounds वो वही एडवाइस है। में नहीं होगा, ग्राउंड्स वही हैं। उस पे होगा कि देखें अगर किसी मामला है, जिस तरह सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आप रेफरेंस दायर कर सकते हैं, इसी तरह प्रेसिडेंट के पास अच्छा भी चलिए, दायर ये कर तो सकते हैं। मामला नैब का हो गया अगर ना। इनको इससे इख्तलाफ है, पार्लियामेंट में ये इलेक्शन- चीज आएगी, उसको वहां पे इलेक्शन बैठ के कमीशन के इसके- सामने भी शीशा पिलाई दीवार के तौर पे खड़े हैं वज़रा, वो लोहे के चने बनने जा रहे हैं। वो जिन्होंने कहा था ना, बाद में लग पता गया सबको कि लोहे के चने का क्या होते हैं, और जब कोई बनने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है। एक ब्रेक ले लेते हैं जी। इलेक्शन कमीशन के साथ भी अगर हम सादा जुबान में कहें कि वो हुकूमत ने मैच डाला हुआ है, किस चक्कर में, इस पर बात करते हैं। ब्रेक में साथ रहिए। जनाब फवाद चौधरी साहब और जनाब शहबाज गिल साहब ने कल जब इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात की, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म साहब और हम सब बैठे हैं और हमने फिर सर जोड़ा है इलेक्शन कमीशन के रवैये के हवाले से। क्या फरमा रहे थे जनाब फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब? गुज़िश्ता रोज़ ज़रा सुनिए, दिलचस्प बात। इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर दोबारा हमने सर जोड़ा है, और हम समझते हैं कि जिस तरह से आज़म सवाती साहब के ऊपर और मेरे ऊपर जिस किस्म का शो कॉज नोटिस इलेक्शन कमीशन ने दिया है वो ज़्यादती पर मबनी है, और हम समझते हैं उसको फ़ौरन विड्रॉ करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरी कोर कमेटी थी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर साहब, उनका बड़ा तशवीश था कि जमहूरी मुल्कों में ये जमहूरी रवैये नहीं है कि बात करने की भी आज़ादी ना दी जाए। जमहूरियत में जैसे आप भी बात करने की आज़ादी मांगते हैं, तो चौधरी साहब ने या आज़म सवाती साहब ने भी बात की आज़ादी ली थी। बात की आज़ादी ली थी, और बात करने की आज़ादी तो होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में बात करने की आज़ादी नहीं होगी तो कहाँ होगी? लेकिन मसला ये है कि बात करनी चाहिए ना। वो जो की गई थी, क्या वो बात थी और आज़ादी राय जो है उसका इजहार था? ये मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये आप ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं, और मेरे जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद हैं वो ज़रूर डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन वो आज़ादी राय था, इजहार था, या कुछ और था? एक और भी बड़ा ही अजीब इल्ज़ाम था कि पैसे पकड़े हुए हैं, वो भी शायद आपको तो यकीनी तौर पर याद होगा। ये राय की आग लगा देंगे, वो भी था। मैंने कहा चले बहुत तल्ख बातें भी नहीं चलनी चाहिए। आप तो इत्तलात के वज़ीर हैं, हम खुद कहते हैं कि आज़ादी राय होनी चाहिए, और आपकी हुकूमत में तो वैसे ही होनी चाहिए। भाईजान, ये जो हो रहा था और जो पैसे पूसों वाली बात थी, ये आज़ादी राय था? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो मामला है वो तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुतल्लिक, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोटिंग राइट है उसके देने के मुताबिक। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलें, जो वोटिंग राइट का मामला है ओवरसीज़ को, उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो 2017 का एक्ट है, जिसको पीपल्स पार्टी, नून लीग, बाकी तमाम पार्लियामेंट में जमातें जो मौजूद थी वो पास करने के अंदर पेश थी। ठीक है। उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है आर्टिकल 94 में कि आप जो है वो राइट भी देंगे, उस हवाले से पायलट्स भी करेंगे। मुझे आपसे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, मुझे नहीं, आप मेरी बात सुननी पड़ेगी आपको। आप सुने मैंने भाई। तो आपकी बात तो पूरी सुनी है, आपको मेरी बात नहीं सुननी सुने ना, पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि हर- ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। नहीं, आपके सवाल का जवाब ये आपको लगता है ना नहीं है। नहीं है ना, मैं कह रहा हूँ ये आज़ादी चले फिर, राय है। ये आप क्या मुझे नहीं तो है? आज़ादी राय दे देना। भाईजान लो, तुसी लो। मुझे तो आज़ादी राय दे देना मनीष साहब। आज है साढ़े भाईजान जैसे वज़ीर सर पढ़े ना। मुझे तो आज़ादी राय दे वो देना। कहते हैं ना, he can spin us all day around। नहीं सर, मैं कोई स्पिन नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल सीधा स्ट्रेट फैक्ट्स के ऊपर आऊंगा। देखें, चाहे आर्टिकल 94 है वो ओवरसीज़ को वोटिंग राइट देने के मुतालिक है, ईवीएम जो है वो आर्टिकल 103 या 104 गालबन इलेक्शन एक्ट का आपका मौजूद है, उसमें भी लिखा है कि आप पायलट्स करेंगे और आप ईवीएम करेंगे। ठीक है। जब गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है, हर साल इसके ऊपर शोर पड़ जाता है, इश्यूज बनते हैं, उस जानिब आप एक तरफ अपनी टेक्निकल कमेटी बना देते हैं,
टेक्निकल कमेटी का भी इजलास होता ही नहीं है। आप आके कहते हैं कि जनाब ये 37 एतराज़ात आ गए हैं, जिसमें से 27 से 28 एतराज़ात वो इलेक्शन की आपकी अपनी कैपेसिटी से मुताल्लिक बिल्कुल ऐसे ही, जिससे एक तासुर बहुत ज़्यादा उभर के सामने आता कि आप जो है वो गवर्नमेंट जो रिफॉर्म्स लाना चाहती है जो इलेक्शन को साफ शफाफ बनाने के लिए, उसके अंदर आप जो है वो आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपके पास अच्छा चले आपकी बात मान ली, नतीजा ये है कि बस इलेक्शन कमीशन को आग लगा दें, नहीं उन पर इल्जाम लगा दें कि उन्होंने पैसे पकड़े हुए। आप देखें बुनियादी जरा बात को समझ जाए ना। अब मामला ये है कि अगर आप वहाँ पर अपना किसी ने राय किया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, अब नोटिस दिया है, जब तारीख होगी वो उसके ऊपर जवाब भी दे देंगे। सारे वजीर जाएंगे क्या करने, सॉलिडारिटी शो करने? नहीं, उसके ऊपर जवाब भी दे देंगे। बिल्कुल ठीक। अगर कोई जाना चाहता है तो जाने में क्या हर्ज नहीं, क्या कोर कमेटी ने जब तशवीश का इजहार किया तो वज़ीर आज़म ने कहा है ना सारों को कि जाओ भाई 7 वजीरों के, किसी की एंट्री के ऊपर इलेक्शन कमीशन में कोई पाबंदी तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। इलेक्शन कमीशन तो सबका है, आईनी इदारा है, सबका है। आप दबाव डालने जा रहे हैं या मॉरल सपोर्ट के लिए जा रहे हैं? सुन लेना, फिर जब हम ये बात करते हैं जी, इलेक्शन कमीशन प्रेस रिलीज एक जारी करता है, ठीक है। उस प्रेस रिलीज के अंदर जो उसकी ज़ुबान होती है वो ज़ुबान इलेक्शन कमीशन की नहीं होती, वो ज़ुबान किसी जो है वो ऑपोजिशन की प्रेस रिलीज की होती है। वो प्रेस रिलीज आप निकाल दें, वो भी आप चला देते तो मामला समझ आ जाता। बिल्कुल। फजल रहमान साहब आते हैं, मरियम सफदर साहिबा आती हैं, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के बाहर आके कहती हैं, वो कहती हैं आप धांधली में मुलव्वस हैं, इस हुकूमत को बनाने में, धांधली करवाने में आपका किरदार है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस जारी नहीं होता। ये मेरा एतराज है। अच्छा, मैं बरमला से एतराज का इजहार करूंगा। आपका राइट है, सुन लेना। आपके पास और भी एक राइट है। नहीं, सुन लें, यूसुफ रजा गिलानी का आता है मामला, जी, वीडियो सामने आ जाती हैं, इलेक्शन से एक रोज कबल मामला आ जाता है, हमें बारहा दरखास्तें देनी पड़ती हैं इलेक्शन कमीशन में केस लगवाने के लिए, उस वक्त मामला नहीं मुझे बताएं मियां फरूख हबीब, स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को क्या लगता है इलेक्शन कमीशन ये किसके एमा पर कर रहा है? सुन तो लेना, सुन ले जरा भाई, सुन तो ही छोड़ रहे हैं यार, गुजारिश तो सुन लेना। आप जाना चाहते हैं किसी की इमा के ऊपर, आपने कहा ना, आप कहते हैं कि किसकी इमा के ऊपर कर रहा है, वो आपके वज़रा ने कहा। देखें, मैं फिर आपको एक सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूँ भाईजान, मान लिया। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है। बिल्कुल ठीक है। आईनी इदारे का हमें एहतराम है, ठीक है। आईनी इदारे में जो मौजूद लोग हैं उनको इन तमाम चीज़ों को सामने रखना चाहिए, फिर उसके ऊपर अपने कॉन्डक्ट का जायजा लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर आगे लेके चले चीज़ों को। अगर आपको उनके कॉन्डक्ट पर एतराज है, क्योंकि आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, तो क्या ये बेहतरीन तरीका है कि आप वुज़रा ऐसी बातें करें कि पैसे पकड़ लिए, आग लगा दो, और आप किसी की घड़ी और हाथ की छड़ी और वो इस तरह की बातें कही गई है ना, देयर ऑन रिकॉर्ड, इसीलिए इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी किया। आप देखें जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह के खिलाफ रेफरेंस लें, सुन लें, ये तो कानून के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है। आप उन ऑप्शंस का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। उस ऑप्शन को अडॉप्ट करना है या नहीं करना है, वो फैसला जो है वो हमारा है। बिल्कुल। और वो फैसला जो है वो जब मुनासिब वक्त होगा वो फैसला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं जरा राणा साहब, फैसला इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अगर करना है, अगर रेफरेंस लाना है, चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन के सरबराह के बुनियादी तौर पर साफ और शफाफ इंतखाबात पे फोकस होना चाहिए। वो देखिए, हर किसी का यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। पर राजा साहब, हुकूमत का डिफेंस ये है कि उनका जो तर्ज अमल है, कॉन्डक्ट है, वो बड़ा क्वेश्चनेबल है और वो पार्टिजन लगते हैं, या उनका ऐसे नहीं लगता कि उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीज है वो इलेक्शन कमीशन या किसी इदारे की है, वो उसका जो बैलेंस है वो मौजूद नहीं है। इसीलिए हुकूमती वुज़रा ये कर रहे हैं। अब अगर वुज़रा साथ जाएंगे आज़म सवाती साहब के या फवाद चौधरी साहब के, तो वो इज़हार यकजहती के लिए भी जा सकते हैं, किसी के जाने पर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। देखिए, पहली तो बात यह है कि हुकूमत को एक चीज़ ज़रा ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट में मौजूद कोई हुकूमत की डिवीज़न नहीं है सरकारी। ये एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है जिसने पाकिस्तान के बीच में आज़ाद और शफाफ इलेक्शन यकीनी बनाने हैं। ये कोई इनकी हुकूमत पाकिस्तान की कोई पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट की डिवीज़न नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है कि जिसको आप कहें कि आपकी मर्ज़ी अगर नहीं चलेगी तो आप जिस तरीके से आप उसको मोड़ते हैं, जिस तरह हुकूमत अपने महकमों से जिस तरह के काम करवाने की कोशिश करती है, उस तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव डाल के उस तरीके से काम करवा लेगी।
देखिए, इलेक्शन कमीशन का किरदार ये है कि तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चलना, ना कि सिर्फ हुकूमत को साथ लेके जाना और हुकूमती मौक़िफ़ की तायद करना। अगर हुकूमती मौक़िफ़ ये था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स या ई वोटिंग जो है वो होनी चाहिए, तो अपोजिशन की जमातों को उसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो कमेटी के बीच में वो हल होने चाहिए थे। तकरीबन हुकूमत ने 3 या 4 दफ़ा यू टर्न लिए अपोजिशन के साथ इस चीज़ के ऊपर। और देखिए, अगर अपोजिशन जो है, और उसके बाद ई वोटिंग का जो ट्रायल हुआ है, जिसकी मेरे भाई ने मिसाल दी कि ट्रायल हुआ है, जरा ट्रायल की रिपोर्ट्स भी निकाल के पढ़ लें कि ट्रायल की रिपोर्ट्स क्या आई हुई हैं, कि ट्रायल की रिपोर्ट्स क्या आई हैं, ई वोटिंग के ऊपर क्या, कि ई वोटिंग के ऊपर क्या आपकी बात आई और क्या रिपोर्ट पेश हुई पार्लियामेंट में। वो पार्लियामेंट में जो पेश की गई रिपोर्ट है उसको पढ़ के देख लें, और वो आरिफ अलवी साहब जो उनके सदर हैं उनसे ही पूछ लें। वो उस कमेटी, सब कमेटी के सरबराह थे जो ई वोटिंग के मामले को सारी देख रही थी। तो ये मैं ये बातें कर रहा हूँ कि ये जब इनकी मर्जी, जब इनकी मर्जी नहीं चली तो इन्होंने कहा कि इसको जनाब आप मिल गए उनके साथ, ठीक है, और आप 3 या 4 कम से कम यू टर्न लिए, 3 या 4 दफा इन्होंने कमेटियां बनाई। अच्छा, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आके, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके मेरी बात सुन लें जरा। इस्लामाबाद हाई, मुनीब भाई मेरी बात जरा सुन लें, जरा सुनिए तो मैं आप जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके इन्होंने एक स्टेटमेंट दी ऑन रिकॉर्ड अटॉर्नी जनरल ने कि जनाब हमारा तो मामला हल हो गया और हम पार्लियामेंट में बैठ के इस मामले को हल कर रहे हैं, और आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हुई। बाबर अवान साहब ने उस कमेटी के बीच में उस चीज़ को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं समझी और फिर करारदाद ला के जॉइंट सेशन के लिए उसका रेजोल्यूशन मूव कर दिया। तो ये जो सब तरीक़ेकार हैं, जिस तरीके से रूल्स और प्रोसीजर को बुलडोज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने अगले इंतखाबात में कोई खूनी इलेक्शन कराना है पाकिस्तान में या पुरअमन इलेक्शन करवाना है? ठीक है, अगर सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर ईवीएम या चीज़ों के तफजात दूर किए बगैर इलेक्शन हुए तो आइंदा इंतखाबात जो पाकिस्तान में होंगे वो खून रेजी से भरपूर इंतखाबात होंगे। चले ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। चले बिल्कुल ठीक, आपकी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, बट एक सवाल जो इन्होंने बार बार आप पर एतराज किया कि फजल रहमान साहब हो, मरियम नवाज शरीफ हो, वो आके इलेक्शन उसके बाद मुजाहरे करें और कहें आप धांधली में मुलव्वस हैं, इस हुकूमत को लाने में आप मुलव्वस हैं, ये तो उन्हें कोई नोटिस नहीं मिलता, जबकि इनके वफाकी वुज़रा को नोटिस मिले, सख्त जुबान तो वहां भी इस्तेमाल की गई थी। तो रवैया जो है वो को बैलेंस में नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। इनका एतराज ये है, हुकूमत का एतराज वो तो इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन थे उस वक्त, उनका काम है कि वो उस पर बात करें, वो नोटिस करें, वो तो उनका, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, वो जब धरना हुआ तो उस वक्त कहते नहीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब बकौल उनके, वो कहते नहीं वो और चीफ इलेक्शन कमिश्नर 6 महीने पुरानी बात है, कौन सा कोई नई बात। अच्छा चले, और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी मेरी इतला के मुताबिक हुकूमत से शदीद वो मुश्किलात का वो भी शिकार थे। अच्छा चले, पिछले वाले थे फॉरेन फंडिंग केस में। ठीक, चले वो बहरहाल फॉरेन फंडिंग केस, फॉरेन फंडिंग में तो ये जवाब नहीं दे रहे 45 करोड़ रुपए का, अगली दफा लेके आओ ना जवाब जरा। सीधे चले, आपने ये भवन दास कौन है, कहां से आए हैं ये झुमके? एक डकैती होती है और एक और आपने तो डकैती की है सीधी सीधी। अच्छा, यहाँ अब आपने तो सीधी सीधी डकैती की। रसीदें चले, ये रसीदें और झुमकों का जिक्र आ गया है। फोकर साहब, बात यह है कि रवैया हुकूमत का जो ऐसा है, इलेक्शन कमीशन का भी जो कहते हैं प्रेस रिलीज है उसकी ज़बान पर बड़ा एतराज़ था हुकूमत को, और वज़ीर आज़म ने कहा इज़हार यकजहती के लिए वो कहते हैं जाएंगे, वो लड़ने नहीं जा रहे इलेक्शन कमीशन से। अभी प्रोग्राम के पिछले हिस्से में जी आप रिकॉर्डिंग निकाल के बेशक देख लें, मेरे भाई ने जो मुद्दा बयान किया चेयरमैन नैब के हवाले से, अपना जो मुकदमा पेश किया, उसमें उन्होंने कहा ये तो वो शख्स हैं कि जो अपोजिशन ने उनके लगाए हुए। जी, ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये किसके लगाए हुए हैं? नॉमिनी इनके थे। नॉमिनी इनके थे। नहीं तो देखिए, आप मुझे बात करने थे, आप जरा तहम्मुल से सुन लें। मैंने भी बड़ा तहम्मुल से सुना है। अच्छा, तो वज़ीर आज़म को शहबाज साहब ने क्या खिला पिला दिया, क्या जादू कर दिया कि वज़ीर आज़म उनकी इस मुशावरत के ऊपर मान के नाम आपने प्रपोज किया, खटक साहब ने लिफाफे से निकाला और हुकूमत की तरफ से नाम आया, ऑपोजिशन ने एग्री किया। आज आप उन्हीं अपने अपॉइंट करदा हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर आप चढ़ दौड़े, और उनसे गुस्ताखी क्या हुई है? गुस्ताखी उनसे ये हुई है कि उन्होंने जो मौकफ लिया है ईवीएम के बारे में और ओवरसीज पाकिस्तानीज के बारे में, जो उनको वोट का हक देने का कानून ये लेके आ रहे हैं, उन्होंने बड़ी जेन्युइन कंसर्न्स बताई हैं। उन्होंने कहा कि जी कि हमारे अब ओवरसीज पाकिस्तानीज की आप वोटिंग वाला मामला देख लें
कि हमारे सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो खलीजी ममालिक में। उन्होंने कहा जी ऑन रिकॉर्ड हमारे पास खतूत मौजूद हैं वहां की हुकूमतों के, जिसमें कुवैत शामिल है, जिसमें यूएई शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। ऑन रिकॉर्ड खतूत मौजूद है जिन्होंने कहा है कि हम अपने यहाँ इस तरह की प्रोसेस की इजाजत नहीं देंगे। हम किस तरह इसको अमली जामा पहनाएं? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे उनके तहफुजात, अपोजिशन के तहफुजात। तो अब ये चाहते हैं कि हर चीज को बुलडोज कर दिया जाए और बुलडोज करने के बाद सिर्फ जो ये कह रहे हैं वो माना जाए और कोई चीज ना हो। वैसे आपको पता है अपॉइंटमेंट के हवाले से भी आजम सवाती साहब ने कहा था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये हमारा ये राज है, और वो कहते हैं राज मेरे सीने में दफन रहेगा कि कैसे अपॉइंटमेंट हुई। बात जब आपको पता है पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके अपॉइंटमेंट हुई थी। अच्छा खैर अब वो तो फिर बहस एक और जानिब निकल पड़ेगी लेकिन अच्छा फिर दूसरा अभी ईसीपी के पास सेक्शन 10 जो है इलेक्शन एक्ट का, उसके तहत उनके पास हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर्स है। उसी में उन्होंने बुलाया है। और देखिए अभी चंद महीने पहले डस्का का इलेक्शन भी हुआ। मेरे भाई इतना वो दे रहे हैं ऑपोजिशन को लेक्चर के जी कि आपने इस तरह की बातें की। हमने पिछले इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात की। मौजूदा जो इलेक्शन हुए आज से चंद माह पहले डस्का में आपने क्या किया? वहां पे पहले धुंध छाई, फिर उसके बाद पोलिंग का अमला गायब हो गया, अलमशहूर धुंध। जी हाँ, और उसके नतीजे में ठीक है, उसके नतीजे में जो पंजाब गवर्नमेंट के अफसरान थे उनको मुअत्तल किया गया। तो हुकूमत ये चाहती है, इनकी तमाम प्रायोरिटी इस वक्त ये है कि आने वाला इलेक्शन वो हम इदारों के सरबराह अपनी मर्जी के तैनात करके हम आने वाला इलेक्शन खींचे। ईवीएम जुर्रत ना करे हमारे सामने कोई बात करने की। ईवीएम इलेक्शन कमीशन दब के रहे हमारे सामने। ईवीएम्स भी हो, ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग का हक भी हो, और बेशक इलेक्शन के अंदर जो मर्जी है प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन जिताना हमें आपने। बट ये इनकी हिकमत अमली। बट ये आप मामला कुछ खुश उसलूबी से भी हल हो सकते हैं ना। जब आप इलेक्शन कमीशन के साथ रवैया ये होगा कि अच्छा जी कंटेम्प्ट के नोटिस आए हैं या कि जी, और इलेक्शन कमीशन आपसे मांग क्या रहा है उन दोनों मौजूद वज़रा से कि आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, इनके सबूत दे दें और रीजन। वो जिनको नोटिस मिले हैं उसके जो भी है मामला उसके ऊपर वो जवाब दे देंगे। देखिए बुनियादी तौर पे फिर मैं आपको कहूँगा हर चीज़ मतलब हम ये टीवी शो कर रहे हैं ना, इसमें ये है कि आपको ये ऐसी डिस्कशन हो जो कि तामीरी हो। बिल्कुल। अब बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि ये आपके टीवी कैमराज हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, आप विद द पैसेज ऑफ टाइम इनको एवोल्यूशन करते हैं, चेंज कर लेते हैं। दुनिया के 120 ममालिक के अंदर एक्सटर्नल वोटिंग है। ठीक है जी। दुनिया के 20 से ज़ायद ममालिक के अंदर ईवीएम इस्तेमाल हो रही है। ईवीएम जो है वो एडवांस उसके अंदर जो है वो मशीन्स आ चुकी हैं। आप मुझे ये बताएं कि कब कोशिश की अपोजिशन ने एक बार भी खुले दिल के साथ आगे ईवीएम का मायना करने? ये तो ईवीएम से ऐसे दूर भागते हैं। सुन तो ले, खोखर साहब ने अपनी सीट से नहीं उठे थे। सुन तो ये तो हमारा गिला है। अब जिस ईवीएम मशीन का ये बार-बार जिक्र कर रहे हैं, हम फिर वापस उसी बहस में चले जाएंगे। हुकूमत ने तैयार की और कहते हैं कि जो हमारी तैयार करना मशीन है वही इस्तेमाल हो, की पता निकलता हो। सर बात ये है, अब मामला ये है कि आज आपका ये मोबाइल फोन जो है जी, ये आपकी सारी जो दुनिया है इसके अंदर समो गई है। आप यहाँ से बैठ के ई बैंकिंग भी कर रहे हैं, आप यहाँ से बैठ के अपने अकाउंट्स भी खोल रहे हैं, आज यहाँ से बैठ के आप पूरी दुनिया के साथ ठीक है राब्ते में भी हैं। ये पत्थर के जमाने की बातें करते हैं बाबा। अच्छा, टेक्नोलॉजी डेली आ रही है। अच्छा, यही टेक्नोलॉजी, यही जो फोन में दुनिया हो गया है, वजीर आजम का फोन क्या हैक नहीं हुआ? हाँ यार देखे ना, अब ये तो वही बात आ गई ना। एफबीआर, मैं सड़क में निकलूंगा, गाड़ी चलाऊंगा, मेरा एक्सीडेंट नहीं हुई भाईजान। एफबीआर की वेबसाइट अभी चंद दिन पहले नेशनल बैंक की वेबसाइट हैक नहीं हुई। फिर मैं इनको सिर्फ ये आप जब तक उस सिस्टम की सिक्योरिटी, ये तो वही बात है ना कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और इलेक्शन कमीशन यही कह रहा है कि आप वक्त दें। कोल्ड ड्रिंक अच्छी कंपनी की होगी तो उससे गला खराब नहीं होगा। बदले कह रहे हैं आप कंपनी बता दें, ये कंपनी बता दें, ये कंपनी बता। चले जी, वो कहते हैं ये घबराते क्यों ऐसे? अच्छा एक घबराने की बात ये तो मुसर है इस बात पे कि जी हमने जो मशीन तैयार की है वो इस्तेमाल करें। आप देखें ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के खिलाफ ये अपना खुद लिख के उसके बाद उसकी मुखालफत करते हैं, चाहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चाहे वो 21वीं तरमीम का मामला हो। ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट के मामले पे ये नहीं है। इतनी अच्छी बात है, हर बार क्यों करते हैं साहब? तो फिर अपने बुजुर्ग को ना कि जरा तहम्मुल का मुजाहरा करें, इलेक्शन कमीशन पर ना चढ़ दौड़ें। फारूक साहब, आपका ये जो आपने जिस ख्वाहिश का इजहार किया है,
मैं मनोवन इन्हीं अल्फाज में ये बात कन्वे कर दूंगा। वाह, देखिए कितनी अच्छी बात है। मियां फरूख हबीब, स्टेट मिनिस्टर इंफॉर्मेशन, मुझ गरीब की जो इस्तदा है वो मुअज़्ज़ज़ वुज़रा तक पहुंचाएंगे कि वो ज़रा रिस्ट्रेंट का मुज़ाहरा करें। अपने मेहमानों का, राना साहब आपका, खोखर साहब का और फरूख हबीब साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। प्रोग्राम देखा जी आपने, फीडबैक दीजिए।